ये कहानी है मिसेस शर्मा के घर की। मिसेस शर्मा यानी कि मंदाकिनी के दो बेटे थे, वरुण और करण। सही उम्र देखकर मंदाकिनी ने अपने बड़े बेटे की शादी करवा दी थी। उनका मानना था कि सब कुछ सही उम्र रहते ही हो जाना चाहिए, चाहे शादी हो या बच्चा। इसी सिलसिले में वो अपनी नई बहू रेखा से बात करने को बेताब थी। पूरा घर जब साथ में बैठा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा होता है। नाश्ता कैसा बना है मम्मी? और कुछ लाऊं क्या मम्मी? लेकिन मंदाकिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है मम्मी, आपने जवाब नहीं दिया? कोई भूल हो गई है क्या मुझसे? देखो, कोई 16 साल की बच्ची तो हो नहीं तुम, हैं? अब बेटे की शादी के 2 महीने बाद भी अगर कोई खुशखबरी सुनने को ना मिले तो कौन सी माँ खुश हो सकती है? न जाने कौन सी कमसिन कलियाँ पैदा हो रही है आजकल, जो शादी के 2 महीने बाद भी यहाँ कुछ सुनने को ही नहीं मिल रहा। मेरी शादी के ठीक 9 महीने बाद ही वरुण हो गया था मुझे, और यहाँ तो लग रहा है कि सब कुछ कोरा कट ही है। वो मम्मी ये क्या कर रही है? अपनी सास की बातें सुन रेखा सहम जाती है और अपने पति की ओर देखने लग जाती है। वरुण की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तेरी मदद नहीं करने वाला। इस घर की मालकिन मैं थी और मैं ही रहूँगी। अब नजरें झुकाकर खड़े रहने से क्या होगा भाभी? मम्मी आपका बुरा थोड़ी ना चाहती है। अब आपने शादी की है तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। घर गृहस्थी तो आगे बढ़ानी होगी ना भाभी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई बीमारी है? क्या बीमारी? अरे राम श्याम जी को ये बीमारी का घर हमारे ही सर मारना था क्या? बड़ा चूना लगवा दिया उन्होंने हमारा। देख रहे ना जी, वरुण अब तेरा वर्ष आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये कैसी बहू आ गई? मैंने तो पहले ही कहा था मेरे मायके के पड़ोस वाली पिंकी अच्छी है, पर तुम्हें ही रेखा पसंद आ गई थी। भुगता अब। नहीं मम्मी, रुक जाइए मम्मी। दीदी आप लोग गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझ में। बात कुछ और ही है। अभी हमारी शादी को बस 2 महीने ही हुए हैं। अभी तो मैं और वरुण जी एक दूसरे को जानने की ही कोशिश कर रहे हैं। जान पहचान करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है बहू। मुझे मेरे हाथ में पोता दे दे, फिर अपने पति के साथ बैठकर सारी उम्र जान पहचान करती रहना, कोई रोकने नहीं आएगा। अरे आए जान पहचान करने वाले, ये सब ना आजकल के चोचले हैं, चोचले। ये कहकर बड़बड़ाती हुई मंदाकिनी खाने की टेबल से उठकर सीधा अपने कमरे में जाने लगती है। चलिए जी, आपको न्योता देना होगा क्या? और वरुण करण, तुम दोनों निकलो दुकान पर। मर्दों को घर की बातों से दूर ही रहना चाहिए। बहू को देखने के लिए मैं काफ़ी हूँ। मंदाकिनी की बात सुनकर शर्मा जी भी टेबल से उठ जाते हैं और अपनी बहू के सर पर हाथ फेरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस सिलसिले को लेकर आए दिन रेखा को अपनी सास से कुछ न कुछ सुनते ही रहना पड़ता था। एक दिन जब मंदाकिनी देखती है कि रेखा भगवान की पूजा कर रही है तो कपड़े गहने मांग लिए हो, तब भगवान से एक बेटा भी मांग लो। कह दे उनसे कि अब तो तेरी गोधरी करे। हाँ मम्मी। और ऐसा ही होता है। 1 महीने बाद खुश नसीबी से वो दिन आ जाता है जिसका सभी को इंतज़ार था। रेखा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो अपनी सास के पास जाकर उसे इस बारे में बताती है। क्या तू सच कह रही है बहू? देख लिया अपने बच्चों पर कड़ाई बरतने का नतीजा। अगर मैं इन दोनों के बीच नहीं आती तो ये दोनों तो आराम से अपने हनीमून पीरियड में ही बिजी रहते। इस खुशी को सुनकर मंदाकिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो फौरन रसोई में जाकर मिठाई का डब्बा लेकर आती है। अरे वरुण बेटा, मुंह मीठा कर। शर्मा जी, अब हमारे घर में हमारा नया वंश आने वाला है। वाह बहू वाह, बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने। मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे राखी तो बुआ बनने वाली है। और करण तू चाचू। चेहरे की चमक को देखकर तो लगता है कि पेट में बेटा ही है भाभी। हाँ तो बेटा ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और इस तरह 5 महीने बीत जाते हैं। मैंने करण के लिए एक लड़की देखी है। अगले महीने ही उसकी शादी कर देते हैं। 1 साल में उससे भी बच्चा हो जाएगा। जहाँ वरुण का बेटा पलेगा वहाँ करण का भी पल जाएगा। दोनों बच्चों को एक दूसरे का साथ भी मिल जाएगा। क्या ठीक है ना करण? आपको जैसा ठीक लगे मम्मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 महीने के बाद ही मंदाकिनी अपने छोटे बेटे करण की शादी शिल्पा से कर अपनी दूसरी बहू भी ले आती है। दोनों बहुओं में ठीक ठाक तालमेल बन जाता है।
अब मंदाकिनी पूरी तरह निश्चिंत थी। वो घर का सारा काम अपनी बहुओं पर डालकर दिन भर इधर उधर घुमा करती। एक शाम जब मंदाकिनी आराम से बाहर घूम कर आती है तो अपने सामने अपनी दोनों बहुओं को सोफे पर आराम करता पाती है। बहुत अच्छे, मेरी पीठ पीछे तुम दोनों ये करती हो? हैं? हो गया घर का सारा काम जो दोनों महारानियों की तरह यहाँ आराम कर रही हो? हाँ मम्मी जी, मैंने रात के खाने की सारी तैयारियां कर ली है, बस रोटियां सेकनी बाकी है। तो जब पापा जी और ये दोनों आएंगे तब सेक दूंगी। और रसोई के झूठे बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े सब हो गया रेखा? नहीं मम्मी जी, वो ना मुझे बार बार उल्टियाँ हो रही थी तो मैं ज़रा बैठ गई। 7वां महीना है ना। हाँ भाई, हमारा तो कभी 7वां महीना आया ही नहीं। जरा से उल्टी हुई और तुम आराम करने बैठ गई। अरे इस तरह आराम करोगी तो कैसे स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगी? जब वरुण मेरे पेट में था ना, तब तो हमारी जॉइंट फैमिली थी। उस वक्त तो ये मिक्सचर, गैस कुछ भी नहीं था। मैं तो घर के कपड़े धो रही थी और मुझे दर्द उठाया, फौरन मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और बस 2 मिनट में मैंने तेरे पति को जन्म दे दिया। ये भी नहीं कि आज की लड़कियों की तरह वहीं हॉस्पिटल में आराम करती रहती मैं। अरे ना, फौरन अपना बच्चा उठाया और घर आकर फिर से काम में लग गई। तेरी तरह मैंने आराम किया होता तो कैसे 2 बच्चों को पालती। जितना काम करेगी उतना ही अच्छा है। प्रेगनेंसी के हालत में भी बेचारी रेखा को ज़रा भी आराम करने का मौका नहीं मिलता। इसी तरह और 1 महीना पार हो जाता है और रेखा को दर्द उठाता है। वरुण फौरन दुकान से आकर रेखा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर रेखा के डिलीवरी होने का इंतज़ार कर रहे थे। बस अब पोते का मुंह देख लो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर साहब आकर कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस, बेबी गर्ल है। क्या? लक्ष्मी जी पधारी है आपके घर। मंदाकिनी के सारे सपने मानो एक ही पल में टूट जाते हैं। मंदाकिनी बिना अपनी पोती से मिले सीधा घर लौट आती है। मेरे घर लक्ष्मी आई है, मैं अंदर जा रहा हूँ। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा रेखा कैसी होगी। ये बहुत ही खूबसूरत पल होता है बेटा। अपने बच्चे को अपने हाथ में उठाकर लगता है कि जैसे पूरी दुनिया समा गई हो हाथ में। कल की बात थी जब मैंने रेखा को अपने हाथों में उठाया था, और आज देखो रेखा की बच्ची को अपने हाथों में उठाऊंगा। रेखा के बच्चे होने की खुशी में उसके मायके वाले बड़े खुश थे। सभी एक एक कर बच्चे को अपने हाथ में उठाकर रेखा को बधाइयाँ दे रहे थे। ले राखी, तू तो बुआ बन गई। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रेखा अपने घर जाती है। न जाने सबने क्या सरप्राइज़ प्लान किया होगा। शिल्पा, तुम वीडियो बनाती रहना। मेरी बेटी का पहला गृह प्रवेश है उसके घर में। जब वो बड़ी होगी ना तो ये सब देखकर बड़ी खुश होगी। जैसे ही रेखा अपने ससुराल पहुंचती है, उसकी सास उसके हाथ में लड्डू गोपाल की एक मूर्ति पकड़ाते हुए कहती है, आप फौरन मुझे पोते की खुशी दे दे बहू। इस बार पोता ही। जा अपने कमरे में बच्चे को दूध पिला दे और फिर दोपहर के खाने की तैयारी भी तो करनी है। कहाँ रेखा ने सोचा था कि उसकी बच्ची का भव्य स्वागत होगा, पर यहाँ तो उसके होने की खुशी भी नहीं थी किसी को। उल्टा उसकी सास फिर से एक पोते की उम्मीद में बैठी थी। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। रेखा को उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है। तुझे इतनी प्यारी बेटी हुई है और तूने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा हाँ, अभी तो तू 1 महीने के रेस्ट पर होगी ना। वैसे तुम लोग बच्चा होने की पार्टी कब थ्रो कर रहे हो? नेहा, वो मेरी बच्ची उठ गई है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ। अपनी सहेली की बात सुनकर रेखा का मन टूट जाता है। किसी को मेरी गुड़िया से कोई मोह ही नहीं है। बच्ची के होने पर किसी ने पार्टी करने की भी नहीं सोची। कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा कि शर्मा जी की पत्नी मंदाकिनी बड़े ही कड़े स्वभाव की महिला थी। उसे किसी चीज़ से प्रेम था तो अपने पोते से। उसे अपने कुलदीपक की बड़ी लालसा थी और उसी पोते के लालच में उसने अपने बड़े बेटे वरुण की शादी रेखा से करवा दी। वो आए दिन अपनी बहू पर पोते का चेहरा दिखा देने का दबाव डालती रहती। और कुछ दिन बाद ऐसा होता है, रेखा सभी को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, पर इसके बाद भी उसके साथ उसके ससुराल वालों का बर्ताव कुछ ज़्यादा बदलता नहीं। उसे गर्भवती हालत में भी घर का सारा काम करना पड़ता था। इसी बीच मंदाकिनी अपने दूसरे बेटे की शादी करवा देती है। कुछ दिन बाद रेखा एक छोटी सी गुड़िया को जन्म देती है, जिसे देखते ही मंदाकिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
उस बच्ची के जन्म पर कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाती, कोई मिठाई नहीं बांटी जाती, कोई बधाइयाँ नहीं दी जाती। कहाँ रेखा ने सोचा था कि उसकी बच्ची का उसके घर पर भव्य स्वागत होगा, पर यहाँ उसके होने पर किसी को खुशी भी नहीं थी। उल्टा उनकी सास फिर से एक पोते की उम्मीद में बैठी थी। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। रेखा को उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है। तुझे इतनी प्यारी बेटी हुई है और तूने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा हाँ, अभी तो तू 1 महीने की रेस्ट पर होगी ना। तो तुम लोग बच्चा होने की पार्टी कब थ्रो कर रहे हो? अब वो ना मेरी बच्ची उठ गई है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, अपनी सहेली की बात सुनकर रेखा का मन टूट जाता है। किसी को मेरी गुड़िया से कोई मोह ही नहीं है। बच्चे के होने पर किसी ने पार्टी करने की भी नहीं सोची। आज गुड़िया को जन्मे 1 महीना हो गया, कम से कम एक केक तो कटवाना चाहिए था मम्मी को। तभी रेखा को एक आवाज़ सुनाई देती है। दादी नहीं तो नानी सही, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। रेखा देखती है कि उसके मायके वाले उसकी गुड़िया के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और केक लेकर आए हैं, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरे पापा ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी। फिर अब तो ये नाना बने हैं, कैसे पीछे रहते। हमारे घर पर हमने एक पार्टी रखी है गुड़िया की 1 मंथ बर्थडे की खुशी में। तेरी सभी सहेलियों को इनवाइट कर दिया है, और तुझे किसी और को बुलाना है तो बुला लेना। तब तक मैं समधन जी और समधी जी को भी न्योता दे आती हूँ। देख गुड़िया, अब तू उदास मत होना। तेरे दादा दादी ने तेरे बर्थडे पर पार्टी नहीं दी तो क्या हुआ, नाना नानी दे रहे हैं ना। हाँ, नाना नानी पार्टी दे रहे हैं। रेखा के मायके में हो रही पार्टी में सभी बड़े दुखी मन से पहुंचते हैं, और पार्टी शुरू होने से पहले ही शिल्पा के पेट में जोरों का दर्द होने लगता है। वो लगातार उल्टी कर रही थी। सोनिया जी, लगता है शिल्पा पेट से है। जो आग लगनी थी वो तो लग गई। रेखा को तो बेटी हो चुकी है, अब शिल्पा पर ध्यान दीजिए। अब यही हमें पोता दे सकती है। मम्मी पता नहीं शिल्पा को क्या हो गया है, वो लगातार उल्टियाँ करती जा रही है। मैं उसे लेकर घर जा रहा हूँ। अरे तो हम कौन सा यहाँ रहना चाहते हैं, हम भी तेरे साथ ही घर चलते हैं। अच्छा हुआ इस बहाने पार्टी से निकलने का बहाना मिल गया। प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले ही रेखा के ससुराल वाले वहाँ से चले जाते हैं। सभी शिल्पा को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि शिल्पा माँ बनने वाली है। इस बार डर से मंदाकिनी शिल्पा से कोई काम नहीं करवाती। उसे डर था कि कहीं शिल्पा के बच्चे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि यही बच्चा उसकी आखिरी उम्मीद जो था। मंदाकिनी सारे घर का काम अकेले रेखा पर डाल देती। रेखा को एक हाथ से अपनी गुड़िया को संभालना पड़ता है और दूसरे हाथ से पूरे घर को। ऐसे ही एक दिन रेखा अपनी बच्ची को हॉल में सोफे पर अपनी सास के बगल में सुलाकर रसोई में काम कर रही होती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि उसकी बच्ची करवट बदलती हुई नीचे गिरने वाली है, और वहाँ बैठी मंदाकिनी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, मानो वो यही चाहती हो। गुड़िया, ये सब क्या है मम्मी जी? माना आपको मेरी बेटी से ज़रा सा भी मोह नहीं है, लेकिन क्या आप में इंसानियत भी नहीं रही? मैं उसे आपके भरोसे छोड़कर रसोई में गई थी ना, और अगर अभी मेरी बच्ची सोफे से गिर जाती, उसे कुछ हो जाता तो? बच्चा तो तुमने खुद पैदा किया है ना बहू, तो खुद संभालो उसे। अरे जरा सी चोट से ये मर थोड़ी ना जाती। बच्चे हैं, गिरेंगे उठेंगे, चोट तो लगेगी ही। ऐसे ही तो बच्चे बड़े होते हैं। रेखा की बेटी के साथ मंदाकिनी जानवर सा सुलूक करती है। मंदाकिनी तो मंदाकिनी, वरुण को भी अपनी बच्ची से ज़्यादा प्यार नहीं था। वो वही करता जो उसकी माँ कहती। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। इसी तरह 9 महीने पूरे हो जाते हैं और शिल्पा के पेट में दर्द उठ जाता है। सभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ वो एक लड़के को जन्म देती है। फिर क्या था, सभी मंदाकिनी का वो रूप देखते हैं जो किसी ने आज तक नहीं देखा था। डॉक्टर साहब, क्या खुशी की खबर सुनाई है आपने। आज से अस्पताल के सारे कर्मचारियों को मैं मिठाई बांटूंगी। और सुन करण, शहर के बेस्ट कैटरर को बुक करके सबसे बड़े रिसोर्ट में मेरे पोते के जन्म की पार्टी होनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि शर्मा परिवार का वंश आ गया है। मंदाकिनी इतनी बड़ी पार्टी अपने पोते के जन्म पर रखवाती है, जिसे देखते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और इसी फंक्शन में
रेखा की फ्रेंड नेहा भी पहुंचती है। तेरी बेटी के जन्म पर तो तेरे ससुराल वालों ने कोई पार्टी नहीं दी थी, और बेटी के जन्म पर इतना बड़ा उत्सव। आज के ज़माने में भी इतना ज़्यादा भेदभाव, ये सब गलत है रेखा। तुझे अपनी बच्ची के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे तो ये लोग तेरी बेटी की 16 साल में शादी भी करवा देंगे, तब क्या करेगी तू? ऐसे ही चुप रहेगी? तभी शर्मा जी स्टेज पर चढ़कर एक अनाउंसमेंट करते हैं। अब हमारी उम्र हो गई है। मैं तो हमेशा से ही अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता था, तो आज अपने पोते के जन्म की पार्टी पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी जायदाद अपने पोते के नाम करता हूँ। अब नहीं, ये तो हद हो गई। वरुण जी भी पापा जी के साथ स्टेज पर खड़े होकर इस बात की खुशी मना रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं। नेहा, मुझे लड़ना है अपनी बच्ची के लिए, बता मैं क्या करूं? तुझे कोर्ट केस करना होगा अपने ससुराल वालों पर, ताकि तेरी बच्ची को भी बराबर का हक मिल सके। रेखा आज तक चुप थी, अपनी सास की सारी प्रताड़नाएं सहती रही। उसने बहू होने की सारी जिम्मेदारी निभाई, फिर भी अपनी सास को बदल नहीं पाई। फिर भी वो चुप रही। पर आज गलत एक बहू के साथ नहीं, एक माँ के साथ हुआ था। एक लड़की बहू बनकर, पत्नी बनकर सब सह सकती है, लेकिन जब उसके बच्चे के हक की बात आए ना, तो वो चुप नहीं रहती। पार्टी के बीच से ही रेखा नेहा के साथ बाहर निकल जाती है। नेहा एक लॉयर थी, उसे कोर्ट के सारे प्रोसीजर्स मालूम थे। वो रेखा को बताती जाती है और रेखा वैसा ही करती है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने हम पर ही केस कर दिया रेखा। आप सब पर नहीं, मेरी बच्ची के साथ गलत करने वालों पर। बाप होकर भी आपको अपनी बेटी पर दया नहीं आई, पर मैं अपने माँ होने के फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। और आज मैं ये घर भी छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ मेरी बेटी को बराबर का हक ना मिलता हो। और चढ़ाओ बीवियों को सर पर भैया। तुम देखो, तुम पर ही केस कर दिया इसने। जाती है तो जाने दो भैया, तुम में कोई कमी नहीं है, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। आप लोग इतना गिर गए कि अब आपको कुछ सही से दिख भी नहीं रहा। एक बार जो आदमी गलत रास्ते पर चल देता है ना, उसे सुधारना नामुमकिन हो जाता है। रेखा अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में रहने लग जाती है और वहीं अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगती है। 1 साल बाद हियरिंग में वो केस जीत जाती है और अपनी बेटी का हिस्सा लेने में कामयाब हो जाती है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। तुझ जैसी और कई बहुएं होंगी जिसे बेटी की माँ बनने पर बहुत कुछ सुनना पड़ता होगा, और वो सुनती भी होगी। पर तूने अपनी बेटी के लिए अपना सुहाग छोड़ दिया। अगर सारी औरतें तुझ जैसी हो जाए ना, तो हमारे समाज से बेटा बेटी का फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। तू एक मिसाल बनेगी उन सभी औरतों के लिए जो खुद के लिए लड़ ना पाई, और अपनी बेटी के लिए भी। जब वो जीवन में किसी उलझन में पड़ेगी तो उसे तू याद आएगी। इस तरह रेखा अपनी बेटी को कामयाब बनाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानकर जीना शुरू कर देती है। बेटियां किसी से कम नहीं। कहानी एक ऐसी माँ की जिसके सपने और लालच इतने बड़े थे कि उसने उसे पूरा करने के लिए अपनी सगी बेटी को भी नहीं बख्शा। अरे मेरी प्यारी बिटिया रानी, सारा दिन इतने डिजाइनर कपड़े सिलती है, ये तो हाई क्लास के लोग पहनते हैं ना बेटा? हाँ माँ, तभी तो इनके सिलने के लिए मुझे इतने अच्छे पैसे मिलते हैं। देखो माँ, अगले महीने घर में रंगीन बड़ा टीवी लगवा दूंगी। हाँ। अरे जीती रहे बेटा। वैसे कोई ऐसा काम कर जिससे एक बार में ही ढेरों पैसे आ जाए। आने को तो इसमें भी अच्छी कमाई है माँ, लेकिन एक दिन में एक ही कपड़ा सिलो तो आराम भी है ना। वैसे क्या करना है माँ इतने पैसों का? अरे तू बड़ी भोली है बेटा। अरे ओ रायना के पापा, देखो तो, रायना के लिए मैंने एक लड़का देखा है। पैसे तो इतने हैं कि लाखों रोज इधर से उधर हो भी जाए तो पता ना चले। वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े घर का लड़का हमारी रायना से शादी क्यों करेगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेगा? अरे करेगा ना, कमी क्या है हमारी रायना में? अच्छा, फोटो तो दिखा दो, कैसा है लड़का? कहीं ऐसा ना हो कि कोई बूढ़ा निकले। अरे थोड़ी सी उम्र में बड़ा लड़का कोई बूढ़ा नहीं होता। ये देखो, फोटो किसी लड़के की नहीं बल्कि एक आदमी की थी। ये क्या बकवास है? कौन है ये? इसके बेटे की फोटो दिखाओ। जी ये वो लड़का ही है। अरे साधना,
तुम सगी माँ हो या सौतेली? अरे पैसा रहेगा तो राज करेगी ना। मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी की शादी इतने बूढ़े आदमी से बिल्कुल नहीं करूंगा। जब मैं अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद नहीं कर सकती तो मेरा इस घर में रहने का अधिकार ही नहीं है। जैसे ही वो जाने लगती है कि तभी राइना वहाँ आ जाती है। माँ, आप जहाँ बोलेंगी मैं वहाँ शादी कर लूँगी, आप कहीं मत जाइए। और फिर राइना की शादी अपने से 11 साल बड़े राधा राम से हो जाती है। शादी के बाद एक दिन, अरे माँ, कैसे आना हुआ आपका? अरे बेटी, घर में आने के लिए कुछ सोचना होता है क्या? ये लो, पूरे 2 दर्जन केले हैं बेटा। शुक्रिया माँ। वैसे और बताइए। बेटा, तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है और तू तो जानती है कि उनकी कमाई कितनी है। अगर तुझसे कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो। माँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वाह बेटी, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी में पैसा लगाया, अब तेरे मायके वालों को ज़रूरत है तो तू ऐसे जवाब देगी? अरे माँ, ऐसे मत बोल। मेरी मुंह दिखाए में जो पैसे मिले थे ना, वो मैं तुझे दे देती हूँ। लेकिन अगली बार से आपको जब पैसों की ज़रूरत हो तो आप कुछ दिनों पहले ही बता देना। अरे ठीक है, तो अभी से सुन ले, अगले महीने भी पैसों का इंतज़ाम करके रखना, मैं आकर ले जाऊंगी। तभी वहाँ राइना की सास आ जाती है। अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? अरे कुछ खाया पिया आपने? अब जी वो केले लाई हूँ पूरे 2 दर्जन। अब बेटी के ससुराल आना था तो खाली हाथ थोड़ी ना आती मैं। कोई बात नहीं बहन जी, आराम से बेटी से बात करिए, मैं और भी कुछ खाने को भिजवाती हूँ। सास के जाने के बाद साधना भी पैसे लेकर घर आ जाती है। अब दिन बीतते हैं। साधना हर महीने राइना के घर आती और पैसे लेकर चली जाती। लेकिन एक दिन अचानक राइना की सास का फ़ोन साधना पर आता है। बहन जी, जैसे भी हो आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए ना। हमारी बहू राइना को क्या हो गया है? न बोल रही है न हिल रही है। हैं? अरे मार तो नहीं डाला मेरी मासूम बेटी को? साफ साफ बोल देती हूँ, मेरी बेटी को कुछ भी हुआ होगा ना तो मैं तुम लोगों को कंगाल कर दूंगी, क्लेम कर दूंगी करोड़ों का। अरे क्या हुआ भाग्यवान, कहाँ से करोड़ों आ रहे हैं? अरे मार डाला हमारी बिटिया को उन लोगों ने। हैं? क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो पहले ही बोला था कि लड़का ठीक नहीं है। दोनों राइना के घर पहुंचते हैं, जहां राइना का पति कहता है, अरे आप डरिए नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि वो अब खतरे से बाहर है। अरे पर वो खतरे में गई क्यों? अरे क्यों मेरी लड़की को मारने की कोशिश की गई? अरे वकील करूंगी बड़े से बड़ा और सबको सड़क पर ले आऊंगी। अरे सौम्या की माँ में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी बेटी को पाल ले। रास्ते में ले आऊंगी तुम लोगों को। हाँ। अरे माता जी, लेकिन डॉक्टर की बात तो सुन लीजिए। नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी मेरी बेटी। अरे सुन तो लो भाग्यवान कि क्या बोलना चाह रहा है तुम्हारा दामाद। जी दामाद जी, बताइए क्या हुआ है हमारी बेटी को? अरे पता नहीं, सारी रात किसके लिए कपड़े सिलती रहती है और वो कपड़े जाते कहाँ हैं। अरे हम तो इतने पैसे वाले हैं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है इसके सिलाई के पैसों की। मैंने तो कहा भी कि बिटिया अगर इतनी इच्छा है तो दिन में एक ड्रेस सिल लो, लेकिन मानी नहीं। आप ही की बेटी है, पूछिए आप, पूरे होश में है अब। हाँ, ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ बेटी, माँ और पिता थे। बेटा, मैं तो जीते जी मर जाता अगर तुझे कुछ हो जाता तो। क्या बात है बेटा, ये लोग अच्छे नहीं, तेरा पति ठीक नहीं है बेटा? अरे नहीं पापा, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। मेरी सास तो मेरा पूरा ख्याल रखती है। ये लोग बहुत अच्छे हैं पापा। अरे तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई मरने की? माँ, पता ही नहीं चला, सारी रात काम करती रहती। आपको पैसे भी तो देने थे,
लेकिन ये नहीं पता था कि सेहत खराब हो जाएगी। अरे पैसे देने थे तो सास से या पति से लेकर दे देती। नहीं नहीं माँ, ये मेरे सम्मान के खिलाफ था। आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों की मदद अपने पैसों से करूं। पिता को साधना पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन साधना की आंखों में आंसू होते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी स्वाभिमानी निकलेगी। बेटा, मैंने अपने लालच में तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, ये राधिका है, तुम्हारी बहू। राधिका गांव में हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। बस हम दोनों में दोस्ती हो गई और हमने शादी कर ली। राधिका, माँ के पैर छू। अरे चल हट नालायक। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि तेरी शादी किसी अमीर घर में करूंगी और दहेज में लाखों रुपए लूंगी, और तू गांव की इस मामूली लड़की को मेरी बहू बनाकर ले आया। लेकिन बेटे की जिद के आगे सुनीता देवी मजबूर हो जाती है। राधिका सुनीता देवी को फूटी आंख भी नहीं भाती थी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हम दोनों मिलकर अपनी बहू को इतना सताएंगे कि वो हमसे तंग आकर ये घर छोड़कर चली जाएगी। फिर हम अपने बेटे की शादी किसी बड़े सेठ की बेटी से कर देंगे, ठीक है? अगले दिन सुनीता देवी अपने बेटे का कमरा साफ कर रही होती है। तभी बहू के सामान में उसे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी की तस्वीर दिखाई देती है और उसके कंधे पर एक बड़ी सी बंदूक टंगी होती है। तस्वीर के नीचे लिखा होता है डाकू मंगल सिंह। ये किसकी तस्वीर है बहू? ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही सुनीता देवी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो भागती हुई सीधा अपने पति के कमरे में जाती है। अरे गजब हो गया जी, गजब। अरे क्या हो गया भाग्यवान? हमारी बहू एक मशहूर डाकू मंगल सिंह की बेटी है। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या कहा? डाकू मंगल सिंह? अरे मर गए रे। सुना है वो तो बड़ा ही खतरनाक डाकू है, मारता ज्यादा है गिनता कम है। लोग तो लोग, पुलिस वाले भी उसके नाम से कांपते हैं। अरे सुना है वो तो हर हफ्ते 2-4 लोगों का ऊपर का टिकट कटवा ही देता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? ये हमारे नालायक बेटे ने कैसी मुसीबत हमारे गले बांध दी। हाँ वो तो है, अगर हमने बहू को जरा भी तकलीफ दी तो उसका बाप मंगल सिंह हमें गोली से उड़ा देगा। अब जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम बहू से बिल्कुल घर के काम मत करवाना, और ध्यान रहे उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना? और ऐसा ही होता है। अगले दिन सुनीता देवी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी, ये क्या माँ जी, मेरे रहते आप खाना बना रही हैं? चलिए हटिए, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू यहाँ क्यों आ गई? जा तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं खाना बना लूंगी। सुनीता देवी जिद करके राधिका को भेज देती है। फिर एक दिन, अरे फर्श पर कितनी धूल जमी है, माँ जी देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी, मैं अभी यहाँ पोछा लगा देती हूँ। राधिका जैसे ही पोछा लगाने लगती है कि तभी उसके ससुर की नजर उस पर पड़ती है। बंसीलाल भागता हुआ वहां आता है। अरे नहीं नहीं बहू, तुम ये क्या गजब कर रही हो? बहू तो बेटी समान होती है और हम ना अपनी बेटियों से काम नहीं करवाते। तुम आराम से बैठकर YouTube पर किड लॉजिक चैनल की सास बहू की कहानियां देखो। वो लोग ना बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बनाते हैं। सच? आप देखते हैं? अरे मैं तो रोज देखता हूँ। शहर की बहू तो मेरी फेवरेट कहानी है। हाँ, ये कहकर बंसीलाल पोछा लगाने लगता है। इस तरह राधिका के सास ससुर सारा दिन उसकी खुशामद में लगे रहते हैं और उसे किसी महारानी की तरह रखते थे। कैसा लगा बहू? पिज्जा टेस्टी तो है ना? अच्छा, मीठे में क्या खाओगी बोलो तो? माँ जी, मुझे तो काजू कतली बहुत पसंद है, और उसके बाद 1 गिलास लस्सी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये सुनते ही सुनीता देवी अपने पति को कोहनी मारते हुए कहती है, अरे सुना नहीं बहू क्या मांग रही है? जल्दी से भागकर बाजार जाइए और सब खरीद कर ले आइए।
हाँ हाँ भाग्यवान, अभी जाता हूँ। राधिका की तो 5 उंगलियां घी में थी। वो तो अपने ससुराल में मजे कर रही थी। दूसरी तरफ राधिका की सास उसके लिए कभी नई साड़ी खरीद लाती तो कभी उसके लिए नए गहने बनवा देती। फिर एक दिन डाकू मंगल सिंह अपनी बेटी राधिका से मिलने अपने आदमियों के साथ आता है। उन सबको देखते ही राधिका के सास ससुर डर के मारे कांपने लगते हैं। मर गया रे, डाकू मंगल सिंह तो सच में कितना डरावना दिखता है, ऊपर से इतनी बड़ी बंदूक लेकर घूमता है। कैसे हैं समधी जी? क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी अभी तक तो ठीक है, पर लगता है बहुत जल्द खराब होने वाली है। क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, बताइए बताइए कैसे आना हुआ? दरअसल आज आपके शहर में हमारी नाटंकी मंडली का प्रोग्राम है, तो इसी बहाने सोचा बेटी का ससुराल भी देखता चलूं। ये सुनते ही राधिका के सास ससुर हैरान हो जाते हैं। क्या कहा? आप नौटंकी में काम करते हैं? हाँ माँ जी, पिताजी डाकू की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। उन्हें तो कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। और ये बंदूक, ये तो असली लगती है। तभी राधिका के पिताजी अपनी नकली मूंछ निकालते हुए कहते हैं, इस मूंछ की तरह यह बंदूक भी नकली है। ये तो छर्रे वाली बंदूक है। इससे तो मैंने आज तक चिड़िया भी नहीं मारी। और खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इसका बाप तो मामूली नौटंकी वाला निकला और हम इससे डर कर बहू की नौकरों की तरह सेवा कर रहे थे। आपने सही कहा जी। इसके पीछे मेरे कितने पैसे खर्च हो गए और काम कर करके मेरी तो कमर टूट गई सो अलग। अरे बहू, तूने अपने पिताजी के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, आपने तो कभी पूछा ही नहीं ना माँ जी। ये कहानी है बहुत ही होशियार और समझदार एरा की, जो कि 6th क्लास की स्टूडेंट है। छोटी सी उम्र में ही एरा ने अपनी माँ सपना से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख ली हैं। एरा अपनी माँ सपना की बहुत करीब है और वो अपनी हर एक बात अपनी माँ से शेयर करती है। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हारा लंच पैक कर दिया है और तुम अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने आऊंगी। माँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। आप आओगी तो ऑफिस के लिए आपको लेट हो जाएगा ना? ओके बेटा, ध्यान से जाना। हाँ प्रिया, ओ प्रिया, चलो जल्दी बाहर आ जाओ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। अरे वाह एरा, कितनी अच्छी बात है। आज हम साथ साथ स्कूल जाएंगे। उसी दोपहर जब एरा और प्रिया घर वापस आ रहे थे तो अरे देखो, मुझे क्या मिला? ये तो किसी का पर्स दिखता है। ओह, देखो, इसमें तो कितने सारे पैसे हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। देखो, हमने कितने सारे पैसे पाए। हम इनसे कितनी सारी चीजें ले सकते हैं ना? हाँ प्रिया, सच कहा। आज का दिन सच में बहुत अच्छा है। चलो अब घर चलते हैं और कल इन पैसों से क्या क्या लेना है सोचेंगे। एरा के मम्मी पापा दोनों ही अपनी जॉब से शाम को घर आते हैं, इसलिए दोपहर का खाना एरा खुद ही किचन से लेकर खा लेती है। एरा, आज तो बहुत सारे पैसे पाए हैं। तुम तुरंत उन पैसों को निकाल कर अपनी बैग में रख लो और वॉलेट को फेंक दो ताकि मम्मी को पता न चले। नहीं एरा, मम्मी से कोई भी बात छिपाना गलत बात है। तुम्हें मम्मी के आते ही उन्हें ये बात बतानी चाहिए। मम्मी को बताने से कुछ नहीं होगा, बस इतना होगा कि ये पैसे जो तुमने पाए हैं वो रख लेंगी। मम्मी बड़ी है और हमसे ज्यादा समझदार भी।
वो वही करेंगे जो सही होगा। इसलिए पाए हुए पैसों का लालच किए बिना तुम्हें मम्मी को ये बात बतानी ही चाहिए। हाँ, मैंने आज तक मम्मी से कोई बात नहीं छिपाई। मैं ये बात भी मम्मी को जरूर बताऊंगी। एरा बार बार घड़ी देखते हुए 5 बजने का इंतजार करने लगती है। ओहो, आज तो मम्मी का वेट करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। जैसे तैसे 5 बज ही जाते हैं और डोरबेल बजती है। साथ में ही बाहर से आवाज भी आती है। एरा बेटा, दरवाजा खोलो, देखो मैं आ गई। मम्मी जल्दी आओ, मुझे आपको कुछ बताना है और कुछ दिखाना भी है। अरे अरे अरे, आराम से बेटा, चलो आ रही हूँ ना रूम में। एरा, ये कहाँ से मिला तुम्हें? माँ, आज स्कूल से वापस आते वक्त मुझे ये रास्ते में पड़ा हुआ मिला। तो क्या वहाँ इसे लेने वाला कोई नहीं था? नहीं माँ, वहाँ कोई नहीं था। मैं और प्रिया दोनों ने देखा। इसमें तो बहुत पैसे हैं। जिसका भी ये वॉलेट होगा वो बहुत दुखी हो रहा होगा। माँ, ये पैसे हम रख ले? नहीं बेटा, ये पैसे हमारे नहीं हैं, इसलिए हम इसे नहीं रख सकते। क्यों माँ? ये तो मैंने पाए हैं ना, तो ये पैसे भी तो मेरे हुए। हाँ बेटा, ये तुमने पाया जरूर है, पर ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं। क्यों माँ? ये मेरे ही तो है। अच्छा एरा, तुम्हें याद है एक बार खेलते खेलते तुम्हारी 10 रुपए की नोट खो गई थी और तुम कितना रोई थी? हाँ माँ, याद है, पर आपने ये क्यों पूछा? अब ये सोचो एरा कि जब तुम्हारे पैसे खोए थे तो तुम्हें कितना दुख हुआ था। ऐसे ही ये जिनकी भी पैसे हैं उन्हें भी तो कितना दुख हो रहा होगा। इसलिए पहली कोशिश हमें ये पैसे वापस करने की ही करनी चाहिए। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, पर हम ये पैसे वापस कैसे करेंगे? इस पर्स में उनका विजिटिंग कार्ड मिला है, जिस पर किसी अतुल का नाम है और नंबर भी लिखा है। ये उन्हीं के पैसे हैं। माँ, आपको कैसे पता चला कि ये पैसे अतुल अंकल के ही है? तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। अतुल अंकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी है इस वॉलेट में, और सब सिर्फ अपना ही ड्राइविंग लाइसेंस वॉलेट में रखते हैं। चलो, अब मैं इस नंबर पर बात करती हूँ। हेलो, क्या मेरी बात अतुल जी से हो रही है? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं सपना बोल रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि हाल में ही आपकी कोई चीज खोई है क्या? हाँ, मेरा वॉलेट जिसमें 10,000 रुपए है और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी। ये सुनकर सपना समझ गई कि सच में ये वॉलेट अतुल का ही है, और उसने अतुल को सारी बात बताई कि कैसे ये वॉलेट उसकी बेटी एरा को मिला और वो उसने उसे दिया। फिर सपना ने अतुल को पास वाले मॉल में बुलाया, जहां वो उसे उसका वॉलेट वापस करने वाली है। सारी बात सुनकर अतुल बोला, वाह बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत ही समझदार और होशियार है। मैं आपका और आपकी बेटी दोनों का धन्यवाद करता हूँ। मुझे तो लगता था कि मेरे पैसे गए और मेरा तो नुकसान हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे शाम को मिलता हूँ मॉल में। सपना अपनी फैमिली के साथ मॉल में अतुल का वेट कर रही होती है। तभी अतुल दौड़ता हुआ सामने से आ जाता है अपनी वाइफ के साथ। आप ही सपना जी हैं और ये एरा है? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बैठिए ना। ये लीजिए आपका वॉलेट, और प्लीज पैसे गिन लीजिए, पूरे हैं ना? कैसी बात कर रही हैं बहन जी, पैसे गिनकर आप जैसे ईमानदार लोगों की इंसल्ट नहीं कर सकता। एरा बेटा, आप तो बहुत अच्छी बच्ची हो, आप बहुत समझदार भी हो। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी बेटी हो तो बिल्कुल आपके जैसी हो। और मैं आपको ये गिफ्ट देकर थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू अंकल।
अतुल एरा के साथ साथ सपना और उसके पापा को भी थैंक यू बोलता है और सब अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। वापस आते वक्त रास्ते में एरा सपना से पूछती है, माँ, अगर हमें अतुल अंकल का फ़ोन नंबर नहीं मिलता तो क्या वो पैसे हमारे हो जाते? तब हम उन पैसों से क्या करते? नहीं बेटा, वो पैसे हमारे तब भी नहीं होते। अगर हमें पाए हुए पैसों के असली मालिक का पता नहीं चलता तो हमें उन पैसों से गरीबों की मदद करनी चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए या कपड़े देने चाहिए, पर खुद वो पैसे नहीं रखने चाहिए। शिक्षा, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पाए हुए पैसों को अपना नहीं समझना चाहिए। हमें बिना पैसों का लालच किए उन्हें अपने बड़ों को दे देना चाहिए ताकि वो पैसे उनके मालिक को लौटा सके, और अगर ऐसा ना हुआ तो उन पैसों से गरीबों की मदद कर सके। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।